हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जो कैसी थी, एक तो थी लीनियर और साथ में कैसी थी, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली थी, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उसका जो सिंटैक्स था वो क्या था, ए नोट डी एन एक्स प्लस ए वन, इस dx की पावर क्या करती जाती थी, रिड्यूस करती जाती थी, और dy की पावर क्या करती जाती थी, इंक्रीज करती जाती थी। किसके केस में, होमोजेनियस के केस में। लेकिन आज हम नॉन होमोजेनियस के बारे में पढ़ेंगे। अब होमोजेनियस के केस में क्या था कि जब भी मैं ये ऐड करूंगी इनकी डिग्रीज dx की और dy की, उनका सम कितना आना चाहिए था, n आना चाहिए था, अगर वो n ऑर्डर की होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो। लेकिन नॉन होमोजेनियस के केस में क्या होगा कि ये जो डिग्री का सम है वो n ना आकर के कुछ और आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 हो जाए। अब इन दोनों की डिग्री का जो सम है वो क्या बनेगा, n+1 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन होमोजेनियस हो गई है, होमोजेनियस नहीं रही, क्योंकि होमोजेनियस होती तो हर टर्म का जो सम होता वो क्या बनता, n बनता। तो इसी बेस पर दो टाइप बनते हैं, एक तो होता है हमारे पास होमोजेनियस और एक नॉन होमोजेनियस की डिग्री का सम कितना रहेगा। अगर डिग्री का सम इसके ऑर्डर के इक्वल रह जाता है तो हर टर्म के लिए तो क्या बनेगी, होमोजेनियस बनेगी। लेकिन इन डिग्रीज का सम अगर हर टर्म के लिए इसके ऑर्डर के बराबर ना होकर के कुछ और हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, नॉन होमोजेनियस का केस बन जाता है। अगर मान लिया एक भी टर्म के लिए ऐसा हो गया कि ये जो सम है इसके ऑर्डर के इक्वल नहीं रहा, तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कितनी है, सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा और ये हमारे पास कैसी बन जाएगी, नॉन होमोजेनियस बन जाएगी। इसलिए नॉन होमोजेनियस बन जाएगी क्योंकि अगर होमोजेनियस होती तो यहाँ पर डिग्री का सम कितना बनता, 2 बनता। लेकिन यहाँ पर डिग्री का सम क्या है, यहाँ पर तो है 1 dy का, और dx की डिग्री कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर सम कितना बना, 1 बना। लेकिन इसका ऑर्डर कितना था, 2 था, ऑर्डर के इक्वल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर, और दूसरी होती है एक जो नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होती है। अगर वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो जाती है तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, प्लस β1 dy प्लस c1 इंटू α2 dx प्लस β2 dy प्लस γ2 इंटू एंड सो मैनी लीनियर फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। अब अगर मान लिया यहाँ पर होता है z मल्टीप्लाई, तो अगर मान लिया ये सारे के सारे जो लीनियर फैक्टर हैं इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इनमें से कोई भी एक जो हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा वो 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। मैं मान लेती हूँ कि ये वाला फैक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है, साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, z की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, प्लस β1 dy और साथ में है z प्लस c1 z। यहाँ पर हम γ1 लिख लेते हैं, γ1, और यहाँ पर हमारे पास है γ2। तो यहाँ से dx किसके इक्वल है, ये है हमारे पास d/dx। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करली होता है, तो यहाँ पर है करली अपॉन करली x। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास p, और ये क्या बन जाएगा, β1 q, और यहाँ पर बन जाएगा γ1 z इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या करते थे, सोल्व करते थे, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इससे सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, dx अपॉन स्मॉल p का कोफिशिएंट होता था अल्फा, और dy अपॉन स्मॉल q का कोफिशिएंट क्या बनता है, β1 इज इक्वल टू dz अपॉन, और इसको मैं उस तरफ ले जाती हूँ राइट हैंड साइड, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ही होता है, pp प्लस qq इज इक्वल टू r। तो ये r क्या बन जाएगा, माइनस γ1, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं
पहले तो इन दो को कंपेयर करूंगी, फिर उसके बाद दो को कंपेयर करूंगी। यहाँ पर अगर मैं इनको कंपेयर करती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो क्या बनेगा, β1 dx इज इक्वल टू α1 dy, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करती हूँ तो क्या बनेगा, β1 x इज इक्वल टू α1 y, और साथ में हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड ले जाऊंगी तो क्या बनेगा, β1 x माइनस α1 y इज इक्वल टू c1, एक इक्वेशन ये आ जाती है। और फिर जब मैं इन दो को कंपेयर करूंगी और यहाँ पर साथ में कौन आएगा, z भी आएगा, क्योंकि अगर मैं इस टर्म को उधर ले जाऊंगी तो r क्या बनेगा हमारे पास, माइनस γ1 z बन जाएगा। जब मैं इन दो टर्म्स को हमारे पास कंपेयर करती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस γ1 dy इज इक्वल टू β1 z इंटू dz, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेती हूँ। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बनेगा, γ1 y इज इक्वल टू β1 log z, और साथ में हमारे पास एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा जिसको हम log c1 मान लेते हैं, log c2 मान लेते हैं, क्योंकि c1 हमने यहाँ पर मान लिया है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिख लेती हूँ। एक्सपोनेंशियल करने के बाद यहाँ पर तो आ जाएगा e टू दी पावर माइनस γ1 y, और यहाँ पर होगा e टू दी पावर β1 इंटू e टू दी पावर log z, और साथ में हमारे पास क्या होगा, e टू दी पावर log c2। जब मैं इसकी पावर करूंगी e टू दी पावर log c2, वो पहले ही कांस्टेंट है, और e टू दी पावर कुछ कांस्टेंट करूंगी तो कांस्टेंट ही बनेगा। मैं मान लेती हूँ कि वो कांस्टेंट b बन जाएगा। और यहाँ पर जब मैं e टू दी पावर β1 इसको इस तरफ ले जाती हूँ तो क्या बनेगा, e टू दी पावर γ1 अपॉन β1 y, और यहाँ पर बच जाएगा z, क्योंकि e टू दी पावर log z, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं मान लेती हूँ कि ये जो b है वो c1 का ही फंक्शन बनेगा, मतलब इसका फंक्शन बन जाएगा फाई ऑफ b1 x माइनस α1 y, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, e टू दी पावर माइनस γ1 अपॉन β1, और साथ में हमारे पास कौन है, y इज इक्वल टू z इन पर आ गया b। अब मैं क्या करूँगी, इस b को इधर पहुँचा देती हूँ और यहाँ पर आ जाएगा z। अब ये कांस्टेंट मैं किसी और कांस्टेंट के इक्वल मान लेती हूँ, मैं c2 के इक्वल मान लेती हूँ, इंटू c2 वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। और इस c2 को मैं क्या मान लेती हूँ कि β1 x माइनस α1 y का ही क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पर पुट करूँगी तो कुछ ऐसा बन जाएगा, e टू दी पावर माइनस γ1 अपॉन β1, e टू दी पावर माइनस γ1 अपॉन β1 इंटू y, और साथ में बनेगा β1 x माइनस α1 y, और यहाँ पर आएगा एक फंक्शन φ1 प्लस φ2 β2 x माइनस α2 y। जब हम क्या करेंगे, इन सारे लीनियर फैक्टर को जीरो के कंपेयर करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। यही हमारे पास बनता है नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जब वो कैसी होगी, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होगी। और जब हमारे पास ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो जाते हैं, मान लिया अगर वो एक बार रिपीट हुए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, φ1 β1 x माइनस α1 y, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा x। और अगर वो दो बार रिपीट हुए तो x स्क्वायर, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसको। अब हम बात करते हैं कि जब वो हमारे पास नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तब कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जब वो नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर हुई तो हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन मान लेते हैं a e टू दी पावर hx प्लस k y, और जहाँ पर ये h और k होते हैं हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल में ये लिख लेती हूँ, dx माइनस डी वाई प्लस 2, और यहाँ पर है dx स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, इसका सॉल्यूशन तो हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, e टू दी पावर माइनस γ1 अपॉन β1 इंटू वाई φ1 β1 x माइनस α1 y, इसी तरीके से। और अगर मैं इस फैक्टर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ जो कैसा है, नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर है, मैं क्या करूँगी, एक सॉल्यूशन मानूंगी जहां पर ये h और k क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर मैं इस dx की जगह h पुट कर देती हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एच स्क्वायर आ जाएगी। तो इस फैक्टर का जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, a e टू दी पावर एच एक्स माइनस, और k की वैल्यू यहाँ से क्या है, एच स्क्वायर वाई। तो इस जो
फैक्टर का जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं जब वो नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होती है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।